दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहाँ के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिवन एंटरटेनमेंट। तो आज का ये वीडियो रिसेंटली आया है और इस वीडियो में आप सभी ये देखेंगे कि जापान के पीएम फूमियो किशिदा इंडिया आए थे और उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मुलाकात की। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि इंडिया और जापान के बीच दोस्ती का एक काफी लंबा इतिहास रहा है, जो कि आध्यात्मिक मित्रता और मजबूत संस्कृति और सिविलाइजेशनल संबंधों में रूटेड है। और जापान इंडिया में उभरी बौद्ध धर्म की संस्कृति का काफी ज्यादा सम्मान करती है और जापानीज और इंडियन पब्लिक भी एक दूसरे का उतना ही सम्मान करती है और ये इंडिया और जापान के रिलेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जापान और इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1903 में हुई थी और आज इंडिया जापान का सबसे पुराना इंटरनेशनल फ्रेंड है और 14 सालों की इस दोस्ती के इतिहास में दोनों कंट्री के कभी भी विरोधी संबंध नहीं रहे हैं। जापान और इंडिया के पीएम की इस मीटिंग का मेन मोटिव एफओआईपी का प्रमोशन था। अब आप सभी ये जानना चाहते होंगे कि एफओआईपी क्या है। एफओआईपी का फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने इस कॉन्सेप्ट को 2004 में सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था और अब जापान के करंट पीएम किशिदा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट को यहाँ प्रमोट करने आए हैं। भारत में जापान के पीएम किशिदा के विजिट का मेन रीजन इंडो पैसिफिक का डिस्कशन था और जापान के पीएम ने इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को चलाने के लिए 4 न्यू पिलर्स भी दिए हैं और अगर आप उन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे तो पहला प्रिंसिपल पढ़ने के बाद आपको यही लगेगा कि जापान इनडायरेक्टली चाइना को टारगेट कर रहा है और उसके पहले सिद्धांत का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंट्री इंडो पैसिफिक में फोर्सफुली अपना कब्जा करने की कोशिश करती है तो बाकी कंट्रीज मिलकर उस विक्टिम कंट्री की हेल्प करेगी। जैसे कि अगर चाइना ने इंडो पैसिफिक में अपना कब्जा करने की कोशिश की तो बाकी कंट्रीज मिलकर इंडिया की हेल्प करेगी और ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को चलाने के लिए पहला प्रिंसिपल है। और इस मीटिंग में इंडिया और जापान बायलैटरल टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में डिस्कस कर रहे थे और टोक्यो और दिल्ली एक दूसरे के काफी क्लोज हो रहे हैं और ये भी एक सिंबल है कि दोनों कंट्री के बीच रिलेशंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और आफ्टर ऑल दोनों ही कंट्री एशिया की स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज में से एक है। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा भारत में हैं, जहां उन्होंने इंडियन लीडर नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। दोनों ने बायलैटरल टाइज पर बातें की, जिसमें टेक्नोलॉजी कोऑपरेशंस, डिफेंस इक्विपमेंट्स और बिजनेस पार्टनरशिप शामिल है। टोक्यो और दिल्ली के बीच रिलेशन हाल ही के सालों में स्पेशली चाइना के रीजन में एक मेन पावर के रूप में उभर कर साथ आए हैं। as a preeminent power in the region. And joining us now from और हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से शालू यादव जुड़ रही है। शालू, प्राइम मिनिस्टर किशिदा और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे क्या सामने आया है? has emerged from it. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के दिल्ली पहुंचते ही दोनों लीडर्स ने एक तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। held a press conference and they said that the goal और उन्होंने कहा कि इस मीटिंग का गोल उनकी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रिव्यू करना था और उन्होंने इसे रिव्यू किया और उनके रिव्यू का मेन एरिया उनके बायलैटरल टाइज, डिफेंस टाइज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का था। technology, trade and investment. If you शायद आपको याद होगा 2014 में जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने इंडिया विजिट किया था had visited India and 2000 और 2014 वो साल था जब मिस्टर मोदी ने प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली थी prime ministership, it was his first prime ministership of India and both और दोनों ही लीडर्स ने ये डिसाइड किया था कि वो अपने रिलेशनशिप को बहुत आगे तक ले जाएंगे और उन्होंने इसे एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप की ओर एक कदम बताया। special strategic global partnership. So I think this meeting is a natural इसीलिए मुझे लगता है कि ये मीटिंग उस गोल को पूरा करने की दिशा में एक नेचुरल स्टेप है। मेरा मतलब है कि दोनों के बीच इकोनॉमिक रिलेशन कुछ साल पहले कोविड की वजह से लगे झटके के लिए है, to COVID, a few years ago. लेकिन अब वो वापस सही ट्रैक पर आते दिख रहे हैं। Japan has invested in जापान ने हाई स्पीड ट्रेन और इंडिया में कई सारे प्रोजेक्ट्स और इंडिया में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट किया है और अब ऐसा लगता है कि वो ट्रैक पर वापस आ गए हैं और दोनों ही लीडर स्पेशली दोनों कंट्री में जॉब क्रिएशन में हो रहे प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा खुश लगते हैं। job creations in both the countries. और दोनों प्राइम मिनिस्टर किशिदा और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिछले साल 3 बार मुलाकात की, जिससे मुझे ये लगता है कि इस फैक्ट का एक टेस्टमेंट है कि ये दोनों लीडर्स इस पार्टनरशिप को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। Serious about this partnership and their bilateral, उनका बायलैटरल ट्रेड पिछले साल ही $20 बिलियन था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट था। which was the highest ever. So that sort of इसीलिए इससे आपको एक तरह से ये पता चलता है कि ये मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और ये दोनों लीडर्स कोऑपरेशन के बारे में कितने ज्यादा सीरियस हैं। cooperation.
You talked about आपने दोनों कंट्री के बीच ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की। मिस्टर किशिदा इंडिया में है, जिसके बैकग्राउंड में यूक्रेन वॉर चल रहा है, और जबकि टोक्यो ने रशिया को सैंक्शन किया और उसके एक्शंस की निंदा की, और नई दिल्ली ने ऐसा नहीं किया। क्या इसका रिलेशन पर कोई प्रभाव पड़ा है? ties. That's true. ये सच है, और ये एक अलग बात है कि पूरी दुनिया एक तरह से बैठ गई है और यूक्रेन में रशिया के एग्रेशन पर इंडिया के पोजीशन को देख रही है। On Russia's, aggression in Ukraine, Prime Minister प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिछले साल मिस्टर पुतिन से मुलाकात की और उन्हें ये कहा कि ये वॉर का समय नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने निंदा करना बंद कर दिया। stopped short of a condemnation. So, that's a testament of तो the ये दोनों लीडर्स के फ्रेंडशिप का टेस्टमेंट है। मोदी जी और मिस्टर पुतिन दोनों की बहुत गहरी फ्रेंडशिप है, और वॉर स्टार्ट होने के बाद से जो हुआ वो ये है कि इंडिया ने रशिया से पहले से भी कई ज्यादा ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिया है। fact that India has started buying more oil than ever from Russia. India wants और इंडिया रशिया से और भी सस्ते ऑयल चाहता है, and Russia happens और रशिया इंडिया का सबसे बड़ा आम डीलर है। इसीलिए इस बैकड्रॉप को देखते हुए इंडिया के लिए वेस्टर्न नेशंस की तरह स्ट्रॉन्ग स्टैंड अपनाना मुश्किल है। a very strong stand as the Western nations have. But then this can also be seen as, Mr. Modi's लेकिन फिर इसे मोदी जी द्वारा पुतिन को चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ क्लोज होने से रोकने के प्रयासों के रूप में भी देखा जा सकता है। इसीलिए ये बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस दुनिया की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को देखते हुए लिया है। realities of this world, given how ये दुनिया भर की इकोनॉमीज, फूड इन्फ्लेशन और ऑयल के प्राइसेस को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसीलिए ये काफी मुश्किल है। one. But so far, the two prime ministers लेकिन अभी तक दोनों ही प्राइम मिनिस्टर किशिदा और मोदी जी ने उस वर्ड को मेंशन नहीं किया है। इसीलिए ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो इससे कैसे डील कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि गोल में से एक मैच करती है, matches, which is to counter China. जो कि चाइना और रीजन में इसके प्रभाव का मुकाबला करना है, और वो पूरे डायनामिक्स में एक स्मॉल रोल प्ले करता है। I'd like to. मैं दोनों नेशंस के बीच ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में थोड़े गहराई से जानना चाहूंगा। इन दोनों डेमोक्रेसीज को क्या कनेक्ट करता है और उन्हें इतने सालों से क्या क्लोज ला रहा है। Well, these are two आप जानते हैं कि ये दोनों कंट्रीज एशिया के दो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, इसीलिए ये एक तरह से उनके लिए नेचुरल है कि वो एक शेयर्ड कॉज के लिए सहयोग करें। greater cause for a shared cause, so to say. In fact, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर किशिदा ने ये एडिटोरियल एक इंडियन न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, और मैं वो पढ़ने वाली हूँ। और उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी जी और मैं इस बात को श्योर करते हैं कि फोर्सफुली स्टेटस को एक तरफा बदलने की कोई भी कोशिश अस्वीकार्य है, और ये न सिर्फ यूक्रेन वॉर के लिए बल्कि चाइना के लिए भी एक वेल डिफेंस है, जो इस रीजन में अपनी मसल पावर बढ़ा रहा है, also to China, which is increasing its muscle power in the region. जिससे जापान बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। और फिर उन्होंने आगे ये भी कहा कि न सिर्फ इंडो पैसिफिक में बल्कि इस रीजन में भी। So in the region, and then he says that और फिर उन्होंने कहा कि दोनों लीडर्स फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के रियलाइजेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, free and open Indo-Pacific, which they abbreviate as जिसे वो FOIP कहते हैं। और दोनों ही लीडर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड के साथ इस बात पर सहमत होते दिख रहे हैं। strong stand. So I think this is a vision इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक पर्सपेक्टिव है जो दोनों ही कंट्री द्वारा शेयर किया जाता है, sees, and they understand, how न सिर्फ इस फैक्ट पर कि वो डेमोक्रेसीज है और वो दोनों कंट्री के काम करने के वैल्यू को समझते हैं, बल्कि पिछले कुछ सालों में चाइना के रीजनल इन्फ्लुएंस का भी मुकाबला करते हैं। had in the last few years. We'll leave it there for the time being. Thanks so much for joining us today, Shalu Yadav from Delhi. टाइलर मैटलॉक ने कमेंट किया है, मैं आबे को पसंद करता था। चाइना पर ज्यादा अटेंशन देने के लिए G7 को झुकाने की उनकी फोरसाइट बेजोर है। किशिदा एक स्टर्ड है। वो फाइनली ईस्ट में स्लीपिंग जायंट्स के रूप में जापान के वेट का यूज कर रहे हैं। जापान भले ही इंडिया के लिए रशिया की तरह स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, मगर जापानीज वर्ड्स के भारत में काफी मायने हैं, और जापान और इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। और इंडिया के लिए जापान की फ्रेंडशिप किसी भी वेस्टर्न कंट्री से ज्यादा वैल्यूएबल है, और जापान का ओपिनियन वेस्ट की तुलना में भारत के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। अगला कमेंट है रोशन PU1W का। इनका कहना है, पहले इंडिया एक बहुत ही पावरफुल कंट्री थी और फिर ब्रिटिशर्स आए और सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसीलिए मुझे वेस्टर्न कंट्रीज से थोड़ी नफरत है। वैसे हिस्ट्री तो हम सभी जानते हैं कि वेस्ट ने इंडिया के अगेंस्ट कई बार पाकिस्तान का भी साथ दिया है, जो कि एक टेररिस्ट कंट्री है, और इंडिया इसे एक हिपोक्रेसी के रूप में देखता है। और जब वेस्ट ने UN में डेमोक्रेसी पर लेक्चर दिया, तब भी इंडिया ने इसे एक हिपोक्रेसी कहा, और इंडिया ने कई बार वेस्ट को ये जवाब भी दिया है कि वेस्ट को इंडिया को ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि इंडिया को क्या करना है और क्या नहीं। और रही बात इंडिया और जापान के रिलेशन की, तो ये काफी पुराना रिलेशन है। अगला कमेंट है टैंको रेंडे का। ये कहते हैं कि डेमोक्रेसीज आर टुगेदर। इंडिया और जापान एशिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज में से एक है,
अगला कमेंट है विनम का। इनका कहना है कि इस फ्रेंडशिप का क्रेडिट शिंजो आबे को जाता है। वैसे तो जापान और इंडिया के रिलेशन काफी समय से अच्छे रहे हैं और इंडिया और जापान के बीच कोई भी सीरियस इशू नहीं रहे हैं, मगर शिंजो आबे के टाइम से इंडिया और जापान के रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होने लगे और ये मीटिंग इस बात का प्रूफ है कि इंडिया और जापान एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण है और ये मीटिंग भी इन दोनों कंट्रीज के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ये समझ आता है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर कितना ज्यादा भरोसा करते हैं। अगला कमेंट है रंजन गांगुली का। ये कहते हैं जापान इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उनके द्वारा ही सेट किया गया था और कई शहरों में मेट्रो रेल उनके द्वारा फंडेड है। अगला कमेंट है एनपीएस का। इनका कहना है कि शिंजो हम सभी इंडियंस के लिए हमेशा जापान के पीएम रहे हैं, वो सदी के नेता है। अगला कमेंट है तेजस्विनी चंदेल का। इनका कहना है कि ग्रेट आबे शैन की लीडरशिप की याद दिला दी। उम्मीद है कि पीएम किशिदा भी अपनी विजनरी पॉलिसीज का पालन करेंगे। वैसे जापान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए भारत का काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है और इससे समझ आता है कि जापान अपनी फ्रेंडशिप पॉलिसीज का पालन कर रही है। अगला कमेंट है रोशन PU1XV का। ये कहते हैं एक भारतीय के रूप में मैं अपने आने वाले लंबे समय के लिए जापान के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता हूँ। भारत एक इंडिपेंडेंट सोवर्जिनिटी कंट्री है और मोदी जी हमेशा वही करते हैं जो इंडिया के लिए सही और अच्छा होगा और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया और जापान की ये फ्रेंडशिप हमेशा इसी तरह बनी रहे और ये दोनों कंट्री इसी तरह मिलकर अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ऊंचे लेवल पर ले जाए। अगला कमेंट है EA11111 का। इनका कहना है कि किशिदा ने एक वीक के अंदर चांसलर शोल्स, पीएम मोदी जी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात की है। जापान चाइना के खिलाफ झुकाव रखने वाले देशों के साथ बोल्डली रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगला कमेंट है डशश का। ये कहते हैं कि लोगों को भारत की पोजीशन समझने की जरूरत है, उन्हें प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, वो रशिया या चाइना की तरफ नहीं है। अगला कमेंट है डैनी बॉय का। ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद जनता को ये याद दिलाना चाहिए कि इंडिया अभी भी ब्रिक्स का मेंबर है और रशिया से मासिव एनर्जी और वेपन्स खरीदना जारी रखे है। अगला कमेंट है प्रवेश ऑन यूट्यूब का। इनका कहना है कि इंडिया और जापान शिंजो आबे द्वारा बनाए गए स्पेशल पार्टनरशिप को एंजॉय कर रहा है। अगला कमेंट है यूजर VR6QT का। इनका कहना है कि ये डेस्टिनाइड है, ये जापान और इंडिया के लिए एक साथ डेवलपमेंट और समृद्धि के लिए तय है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।